आज दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों की एक बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर बुधवार को भी गृह मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों ने बुधवार एक मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, जो पाकिस्तान से आए थे। बुधवार को जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों से 7 AK-47 राइफल, 1 M4 राइफल, 3 पिस्टल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। आतंकी एक ट्रक से आए थे। सुरक्षा बलों को देख ट्रक चालक फरार हो गया और अंदर बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ट्रक मालिक की भी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और उस वक्त सुरक्षा बल 26 जनवरी को लेकर अलर्ट पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की हालत स्थिर है। पीएम मोदी खुद अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से उनकी सेहत की जानकारी ली। सांस लेने में परेशानी के बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी और उनके परिवार के सदस्य कार एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में थे। आज उन्हें JSS अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। मैसूर के करीब बांदीपुरा में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए विश्व उमिया धाम में महाआरती का आयोजन किया गया। पीएम की माता हीराबा को सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए माता उमिया की आराधना की गई और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की गई। मां हीराबा से मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल पहुंचे और उनका हेल्थ अपडेट लिया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। भारत में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 2 दिनों में एयरपोर्ट पर 6000 लोगों को टेस्ट किया गया, जिसमें से 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। WHO और भारत सरकार ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल कोरोना का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 चीन समेत कई देशों में फैल रहा है। वहीं पिछले ट्रेंड्स के आधार पर माना जा रहा है कि जनवरी में भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। वहीं एक्सपर्ट अगले 40 दिन बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। भारत में अभी तक कोरोना के सब वेरिएंट BF.7 के 220 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भारतीय वैक्सीन काफी कारगर साबित हुई थी, जिसका असर ये हुआ कि कई देशों में कोरोना का केस काफी बढ़े और मौतें हुई, लेकिन भारत में स्थिति कंट्रोल में रही। इस बार भी दूसरे देशों में जो केसेस बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि भारतीय वैक्सीन कारगर होगी। कोविड के दिशा निर्देशों, कोविड की गाइडलाइन के पालन और वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के जरिए कोरोना महामारी को मात देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर के कुंदुकुर में बुधवार को TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मच गई। इस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ के वक्त सभी लोग एक जल निकासी नहर में गिर गए, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये घटना राज्य में N चंद्रबाबू नायडू की रैली के दौरान हुई। घटना के बाद नायडू की तेलुगु देशम पार्टी नेल्लोर में रोड शो कर रही थी। घटना के कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना भाषण बंद कर दिया। वहीं TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है। योगी सरकार ने OBC आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर दिया है। निकाय चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग बनाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को रद्द कर चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस समिति में 5 सदस्य हैं। ये आयोग निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वे करेगा। आयोग का कार्यकाल 6 महीने का होगा। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बूचड़खानों और इससे जुड़े उद्योगों के कारण पानी की खपत बढ़ती जा रही है और प्रदूषण भी होता है। भागवत उज्जैन में आयोजित जल संरक्षण के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये माना जाता है कि शाकाहार अच्छा है। बड़ी मात्रा में पशु हत्या ये पानी के व्यय को बढ़ाती है। मनुष्य केवल अपने खाने के लिए जो करता है, वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से शाकाहार अच्छा है ऐसा मानते हैं। आज श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब के फेस रिकॉग्निशन टेस्ट की रिपोर्ट आ सकती है। आफ्ताब के फेस रिकॉग्निशन टेस्ट और ऑडियो सैंपल CBI के CFSL में लिया गया था। दरअसल दिल्ली पुलिस को जांच में आफ्ताब का ऑडियो और श्रद्धा के साथ एक वीडियो मिला था। टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि वीडियो में आफ्ताब है या नहीं। इस टेस्ट के बाद आफ्ताब ये कहकर नहीं मुकर सकता कि वीडियो में वो नहीं है। पुलिस चार्जशीट फाइल करने से पहले एक मजबूत केस बनाना चाहती है, जिससे आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोन धोखाधड़ी के मामले में ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की CBI की विशेष अदालत में पेशी होगी। लोन घोटाले मामले में वीडियोकॉन के CEO वेणुगोपाल धूत की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने सुनवाई पर आरोपियों को 29 दिसंबर तक CBI हिरासत में भेजा था। CBI ने कहा कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। वहीं रिमांड कॉपी में अज्ञात लोक सेवकों और निजी लोगों की संलिप्तता का भी पता लगा है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर आज साइप्रस की यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी यात्रा के मद्देनजर साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि वो तुर्की के उकसावे वाली कार्रवाई की भारत से शिकायत करेंगे। जयशंकर साइप्रस पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां के विदेश मंत्री योनिस कोसोलाइड्स से बातचीत करेंगे। इस बातचीत में दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें कि भारत और साइप्रस इस साल राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे कर रहे हैं। दिल्ली में राशन डीलर नाराज हैं, जिसको लेकर आज वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली राशन डीलर पिछले 2 महीने से राशन की सप्लाई में हो रही देरी से नाराज हैं। राशन डीलर आज दिल्ली सरकार के फूड एवं सप्लाई दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राशन डीलरों का कहना है कि नवंबर और दिसंबर में उचित मूल्यों की दुकान पर राशन नहीं आया है, जिससे राशन डीलर खासे नाराज हो गए हैं, जिसको लेकर आज राशन डीलर दिल्ली सरकार के सामने अपना विरोध व्यक्त करेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की तारीख की घोषणा कर दी है। निदेशालय ने घोषणा के साथ ही दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। वहीं इस दौरान 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी से 14 जनवरी तक होगी। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, उसके मुताबिक ही एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी। दिसंबर में सर्दी का सितम अपने चरम पर है। ठंड और कोहरे की वजह से गौतम बुद्ध नगर जिले में स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूल सभी बंद रहेंगे। स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आज से गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में स्कूल बंद रहने का आदेश जारी हुआ है। जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर ऑफिस से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी माध्यमिक, राजकीय, अशासकीय स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की खुफिया रिपोर्ट मिली है, जिस पर सरकार के कलेक्टरों को एनएसए लगाने की पावर दे दी गई है। बाकायदा इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। गृह विभाग ने कलेक्टरों को ये अधिकार आगामी 1 जनवरी से 31 मार्च यानी 3 महीने के लिए दिए हैं। इससे पहले भी समय समय पर सरकार इस तरह के गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए जिला कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई करने के अधिकार देती रही है। किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। वो रूटीन में निकलने वाला परिपत्र है, जो गजट नोटिफिकेशन भी है। इस तरह के नोटिफिकेशन निकलते हैं सावधानी के लिए। मुंबई में एक बार फिर से शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबरें सामने आई हैं। दोनों गुटों के कार्यकर्ता बीएमसी में आमने सामने आ गए। दरअसल बीएमसी में शिवसेना उद्धव गुट के दफ्तर को शिंदे गुट ने अपने कब्जे में ले लिया और इस दौरान बीएमसी दफ्तर में उद्धव गुट और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव कर दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं को अलग अलग कर बीएमसी दफ्तर से बाहर निकाला। महाराष्ट्र के नासिक में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक निजी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर पर एक वार्ड बॉय ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गई है। पुलिस ने हमले के आरोप में वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। वही हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हमले के पीछे मामूली विवाद बताया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वार्ड बॉय ने मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में लगातार शिकायतों के जवाब में ऐसा किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 10 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पवई इलाके से 31 साल के सौजन्य भूषण पटेल को लगभग 80 लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक गिरोह ऐसे नकली नोट को बाजार में बेचने का काम कर रहा है। इसी के चलते क्राइम ब्रांच यूनिट 10 ने जाल बिछाया और लगभग 80 लाख रुपए के नकली नोट के साथ सौजन्य भूषण पाटिल को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पाटिल से पूछताछ की जा रही है। मिजोरम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने चंफाई जिले में जाली नोट के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 8 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक गिरोह नकली नोटों का कारोबार कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और लगभग 8 लाख रुपए की नकली नोटों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। यूपी के कानपुर देहात से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां आवारा पशुओं से परेशान किसान ने बहुत ही खतरनाक कदम उठाया और हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। वहीं इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के थाना चंद्रपुर का है, जहां आवारा पशु लगातार किसान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं फसलों की बर्बादी से परेशान किसान ने कदम उठाया। फिलहाल मामले की जानकारी पर पहुंचे अधिकारियों ने किसान को समझा बुझाकर नीचे उतार लिया।
राजस्थान के बीकानेर में भारत पाक सीमा पर खजुआला क्षेत्र में पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा बल की 114वीं वाहिनी ने 2 किलो हेरोइन को जब्त किया है। वहीं बरामद अवैध हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। बता दें, सीमा पार ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी करवाई जा रही थी। फिलहाल बीएसएफ की सूचना पर मौके पर पहुंची खजुआला पुलिस ने अवैध हेरोइन के पैकेट अपने कब्जे में लिए और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी के कानपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बने राजकीय बाल सुधार गृह से 2 छात्र फरार हो गए। दरअसल जब सोने से पहले गिनती की गई तो 2 किशोर कम निकले, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों ने काफी खोजबीन की। तब पता चला कि फरार छात्र शौचालय के रोशनदान की ग्रिल तोड़कर भाग निकले। वहीं किशोरों के फरार होने की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल कल्याणपुर पुलिस टीम राजकीय बाल सुधार गृह से फरार हुए किशोर की तलाश में जुट गई है। मुंबई कांदिवली यूनिट 11 क्राइम ब्रांच ने फर्जी विदेशी कॉल सेंटर चलाने वाले 2 डायरेक्टर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क सहित लैपटॉप और सॉफ्टवेयर जब्त किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच यूनिट 11 को जानकारी मिली थी कि गोरेगांव प्रेमनगर इलाके में इंटरनेट कॉल करके फॉरेन करेंसी को इन्वेस्ट करने का फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ विदेशी नागरिकों को अच्छा रिटर्न्स देने के नाम पर कम से कम $200 का इन्वेस्टमेंट करवाते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। राजस्थान के उदयपुर जिले के झाडोल गांव में एक व्यापारी को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली है। दरअसल झाडोल गांव निवासी गोविंद लाल पटेल के मकान पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की। सुबह जब परिवार के लोग घर के बाहर निकले और देखा तो वहां उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला। वहीं पत्र में 15 जनवरी को हत्या करने की बात लिखी हुई थी और पत्र के नीचे सर तन से जुदा करने की भी धमकी दी गई। हालांकि पीड़ित गोविंद लाल पटेल ने इस मामले को लेकर रिपोर्ट दी है, जिसमें एक व्यक्ति पर शक जाहिर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में महंत सरजू दास महाराज को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गुणास डांग के महंत सरजू दास पर एक नाबालिग बालिका के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बता दें, जिस नाबालिग ने महंत पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, उसकी मां पर करीब 1 महीने पहले एसिड अटैक हुआ था। वहीं पीड़िता की मां ने भी महंत सरजू दास पर आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस की महंत से पूछताछ चल रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां झारखंड की अभिनेत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार रिया कुमारी अपने पति प्रकाश कुमार अपनी 2 साल की बेटी के साथ कार से राष्ट्रीय राजमार्ग 16 से होकर रांची से कोलकाता जा रही थी। वहीं जब रास्ते में शौच के लिए रुके तो तभी 3 लोगों के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया और उनका सामान लूटने लगे। जब रिया ने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो लुटेरों ने उसे गोली मार दी। इसके बाद रिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। यूपी के सीतापुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बस हादसे का शिकार हुई, उस वक्त बस में 80 लोग सवार थे, जो सभी मजदूर हैं और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के रहने वाले हैं। ये हादसा रेउसा थाना क्षेत्र के रेउसा तंबोर सड़क पर हुआ। यूपी के गाजियाबाद में महिला थाने से एक मामला सामने आया है, जिसमें महिला थाने के पुलिसकर्मियों पर तहरीर का पन्ना बदलने का आरोप लगा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के पति ने आरटीआई के माध्यम से प्रार्थना पत्र की कॉपी हासिल की। बताया जा रहा है कि परिवार परामर्श केंद्र से चली शिकायत कॉपी महिला थाने तक पहुंचकर बदल गई और उसमें दहेज एक्ट के साथ गर्भपात का भी आरोप जुड़ गया। आरटीआई से इसकी पोल खुल गई। अब पुलिस कमिश्नर के आदेश पर महिला थाने के स्टाफ पर केस दर्ज हो गया है। बीसीसीआई की नई चयन समिति का ऐलान जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है। चेतन शर्मा एक बार फिर चयन समिति के अध्यक्ष बन सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खबर है कि चेतन शर्मा फिर से इस पद पर चुने जा सकते हैं। अशोक मल्होत्रा, सुलक्षणा नाइक और जतिन परांजपे की क्रिकेट सलाहकार समिति को नई चयन समिति का चुनाव करना है। क्रिकेट सलाहकार समिति के तीनों सदस्य मुंबई में 30 दिसंबर को बैठक करेंगे और जनवरी के पहले सप्ताह तक नई चयन समिति का ऐलान हो सकता है। आज इजरायल की नई सरकार इजरायल की संसद में शपथ लेगी।
जेरूसलम पोस्ट ने संसद के सदस्यों को लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू के संदेशों का हवाला देते हुए कहा कि नई सरकार औपचारिक रूप से सत्ता में आएगी। इस संबंध में आज एक बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इजराइल के पूर्व जनरल योआव को इजराइल का अगला रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री के लिए उनके नाम की सिफारिश की है। नेतन्याहू 1996 से 1999 और 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध कई महीनों से जारी है। इन सब के बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन के लिए कोई शांति योजना अमल में नहीं ला जा सकती जब तक यूक्रेन रूस में शामिल होने वाले 4 नए क्षेत्रों को शामिल नहीं करता। दरअसल रूस ने सितंबर में यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने क्षेत्र का हिस्सा घोषित किया था। गौरतलब है कि क्रेमलिन के प्रवक्ता का ये बयान उस वक्त आया है जब बुधवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की 10 सूत्री शांति योजना को खारिज कर दिया गया। इटली में चाइना से आई फ्लाइट में 50% यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसकी सूचना मिलते ही इटली एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। कोविड को देश में फैलने से रोकने के लिए इटली ने तय किया है कि चाइना से आने वाले सभी यात्रियों की कोविड जांच की जाएगी। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों में कोविड के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट पाए जाने पर कड़े एहतियातन नई गाइडलाइन जारी कर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। फिलहाल इसके लिए जांच शुरू की गई है।